Okay, we are on a topic called as the performance of contract. You remember? हाँ, 2 दिन थोड़ा सा डिस्टरबेंस भी था, तो फटाफट 2 मिनट में हम लोग रिवाइज करते हैं जो हमने डिस्कस किया और फिर स्पीड अप करते आगे. हाँ, देखो नंबर 1 पॉइंट जो हमने कल डिस्कस किया था कि वंस यू मेक अ कॉन्ट्रैक्ट, हाँ, बोथ पार्टीज का ऑब्लिगेशन है कि वो अपना अपना पार्ट क्या करे, वहां पे परफॉर्म करे. हाँ, अनलेस किसी वजह से वो परफॉर्मेंस कैंसिल हो गया, उसको एक वर्ड है मॉडल में डिस्पेंस्ड विद, जैसे मैंने बताया कि वॉर ब्रोक आउट हो गया. हाँ, अब ये कोरोना सिचुएशन आ गई, तो किसी वजह से अगर कॉन्ट्रैक्ट का परफॉर्मेंस इम्पॉसिबल हो गया, डिस्पेंस हो गया, एक्सक्यूज हो गया, तो छोड़ दो, बट अदरवाइज आपको कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म करना पड़ता है. दैट इज सेक्शन 37 इज देयर. हाँ, now performance of contract may be of two types. Remember, actual performance when both the parties perform their respective part, then it is considered as actual performance, and the contract is said to be discharged. And then another point we have discussed was, remember, offer to perform. In that what we have seen, offer to perform में हमने क्या डिस्कस किया था, याद है आपको? ऑफर टू परफॉर्म में हमने डिस्कस किया था कि अगर वन ऑफ द पार्टी इज ऑफरिंग टू परफॉर्म एंड अदर पार्टी इज रिफ्यूजिंग, हाँ, और नॉट गिविंग अपॉर्चुनिटी टू परफॉर्म, देन जो प्रॉमिसर अपना पार्ट परफॉर्म करने के लिए ऑफर कर रहा है उसके साइड से कॉन्ट्रैक्ट क्या हो जाएगा, बोलो, डिस्चार्ज हो जाएगा वहां पे. हाँ, क्योंकि उसने अपना पार्ट परफॉर्म करने के लिए फ्रीक्वेंटली ऑफर की हुई है वहां पे. हाँ, देन नेक्स्ट वन पॉइंट क्या डिस्कस किया था हमने, देखो, हाँ, कि बाय होम परफॉर्मेंस में भी मेड. हाँ, बहुत सिंपल था. सेक्शन 41 एंड सेक्शन 42 आर द टू सेक्शन व्हिच वाज रिलेटेड देयर टू. हाँ, नंबर 1, अगर कॉन्ट्रैक्ट में कुछ पर्सनल स्किल इन्वॉल्व है, पर्सनल कॉन्फिडेंस इन्वॉल्व है, तो कॉन्ट्रैक्ट किसको परफॉर्म करना पड़ेगा, बोलो, प्रॉमिसर ओनली. हाँ, नंबर 2, अगर कॉन्ट्रैक्ट में कुछ पर्सनल स्किल या कॉन्फिडेंस वाला इशू नहीं है, तो प्रॉमिसर भी एजेंट अपॉइंट कर सकता है, या प्रॉमिसर का कोई लीगल रिप्रेजेंटेटिव, अगर प्रॉमिसर की डेथ हुई है तो भी एजेंट अपॉइंट कर सकता है और वो एजेंट कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म कर सकता है. हाँ, नंबर 3, अगर प्रॉमिसर की डेथ हुई है और पर्सनल स्किल का कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, तो फिर इवन वो कॉन्ट्रैक्ट कौन परफॉर्म कर सकता है, बोलो, लीगल रिप्रेजेंटेटिव. पर्सनल स्किल इन द सेंस, रिमेंबर, पेंटर ने पेंटिंग के लिए प्रॉमिस किया है और पेंटर मर गया, तो अब उसके लीगल रिप्रेजेंटेटिव पे वो पेंटिंग कंप्लीट करके देने का बाइंडिंगनेस नहीं होगा ना, क्योंकि ये पर्सनल स्किल का कॉन्ट्रैक्ट है वहां पे. हाँ, नाउ जनरली रूल होता है कि थर्ड पार्टी का कोई रिलेशन कॉन्ट्रैक्ट में नहीं होता है, बट अगर किसी कॉन्ट्रैक्ट में थर्ड पार्टी, हाँ, पार्ट परफॉर्म करने के लिए ऑफर करती है और जो प्रॉमिस है वो एक्सेप्ट कर लेता है वो परफॉर्मेंस, तो उस पे वो परफॉर्मेंस क्या हो जाएगा, बाइंडिंग हो जाएगा. जैसे लोन बी ने ए से लिया है और सी वो लोन पे कर रहा है, हाँ, और ए रेडी है लेने के लिए, तो वो कॉन्ट्रैक्ट वैलिड हो जाएगा वहां पे. हाँ, एंड लास्ट पॉइंट हमने डिस्कस किया था जॉइंट प्रॉमिसर. हाँ, अगर ए बी सी तीनों ने डी से लोन लिया है तो एबीसी jointly will be liable. Number 2, A become dead, A's legal representative with B and C will be liable. हाँ, A, B, C all three died, then all of the three's legal representative will be held liable वहाँ पे. ठीक है. Then next one point क्या डिस्कस किया था हमने, याद है आपको? Difference between succession and assignment. Number 1, succession by operation of law होता है क्योंकि succession हिंदू succession act के नीचे होता है. हाँ, नंबर 2, असाइनमेंट बाय द एक्ट ऑफ पार्टी. खुद हम लोग वॉलंटरी किसी और को अपने राइट्स क्या करते हैं, असाइन करते हैं, तो असाइनमेंट ये बाय एक्ट ऑफ पार्टीज है, वॉलंटरी एक्ट है. हाँ, देन सक्सेशन में बेनिफिट एंड लायबिलिटीज दोनों ट्रांसफर होता है, बट असाइनमेंट में ओनली क्या ट्रांसफर होता है, बेनिफिट्स ही ट्रांसफर होते हैं, लायबिलिटीज ट्रांसफर नहीं होता क्योंकि वहां पे थर्ड पार्टी इन्वॉल्व हो जाती है. हाँ, एंड देन भले ही सक्सेशन में बेनिफिट एंड लायबिलिटीज दोनों ट्रांसफर होते हैं, बट सक्सेशन में हमें रिमाइंड रखना है कि लायबिलिटीज कितने ट्रांसफर होंगे, उस मरे हुए इंसान से जितनी प्रॉपर्टी उसके सक्सेसर को मिली है उतनी ही उसकी लायबिलिटी. जैसे कि सपोज एक्स के फादर ने 50 लाख का लोन लिया है, हाँ, लेकिन ना एक्स को हार्डली वो प्रॉपर्टी सारी बेचे तो भी 40 लाख रुपीस के आसपास आ जाएंगे, तो एक्स की लायबिलिटी भी कितनी रहेगी, बोलो, 40 लाख रुपीस. हाँ, सो जितने रुपए की प्रॉपर्टी उसको डिसीज से मिलती है उतनी उसकी क्या होगी वहां पे लायबिलिटी कंसिडर की जाएगी. ठीक है. हाँ, देन कल थोड़ा डिस्टर्बेंस था, यहाँ पे हम लोग आ गए थे. हाँ, इफेक्ट ऑफ रिफ्यूजल टू एक्सेप्ट द ऑफर ऑफ परफॉर्मेंस. हाँ, हमने क्या डिस्कस किया था, याद है? ऊपर टेंडर ऑफ परफॉर्मेंस, ऑफर ऑफ परफॉर्मेंस, अटेम्प्टेड परफॉर्मेंस. हाँ, में वन पार्टी अपना पार्ट परफॉर्म कर रही है, प्रॉमिसर, हाँ, करने के लिए ऑफर कर रही है और सामने वाला उसको रिफ्यूज कर रहा है, तो जो परफॉर्म करने के लिए ऑफर कर रहा है उसके साइड से कॉन्ट्रैक्ट क्या हो जाएगा, बोलो, डिस्चार्ज हो जाएगा एंड ही विल नॉट बी लायबल फॉर द ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट. हाँ, लेकिन उसके लिए ऑफर कैसी होनी चाहिए, याद है आपको? हाँ,
जो मेन कॉन्ट्रैक्ट में डिसाइडेड है ना वैसी ही ऑफर आप करो कि बाबा ठीक है हम आज पिक्चर पेंटिंग करते हैं और हम लोग यहाँ बैठेंगे जहाँ पे डिसाइडेड है, तो ऑफर कैसी करो बोलो, जैसे कॉन्ट्रैक्ट में डिसाइडेड है वैसी ऑफर करो। नंबर 2, ऑफर प्रॉपर प्लेस और टाइम पे परफॉर्म करने के लिए करो। और नंबर 3, अगर उस ऑफर में आप सामने वाले को कुछ गुड्स डिलीवर करने वाले हो तो उसको उस गुड्स को वो सैंपल के हिसाब से आए या नहीं है ये चेक करने की अपॉर्चुनिटी उसको दे दो वहां पे। हाँ, सो दैट वाज द पॉइंट ऑफर टू परफॉर्म के बारे में था। हाँ, देन कल हमने नेक्स्ट पॉइंट शुरू किया था लेकिन थोड़ा सा डिस्टर्बेंस था, तो नेक्स्ट पॉइंट क्या शुरू किया था, देखो हमने इफेक्ट ऑफ द रिफ्यूजल ऑफ द पार्टी टू परफॉर्म द प्रॉमिस। यहाँ पे थोड़ा सा डिस्टर्बेंस शुरू हो गया था। हाँ, देखो क्या कहा, व्हेन अ पार्टी टू द कॉन्ट्रैक्ट, नाउ यहाँ पे वो पार्टी कोई भी हो सकता है, प्रॉमिसर भी अपना पार्ट परफॉर्म नहीं कर रहा है या प्रॉमिसर भी है, कोई भी हो सकता है। सो द टॉपिक वी आर गोइंग टू डील इज द इफेक्ट ऑफ द रिफ्यूजल ऑफ द पार्टी टू परफॉर्म। ये वाला पॉइंट हम लोग क्या कर रहे हैं यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं। ठीक, देखो क्या दिया उसमें, अकॉर्डिंग टू सेक्शन 39, when a party to contract refused to perform or disabled himself from performing his promise in entirety, one of the party to contract अपना पार्ट परफॉर्म करने से रिफ्यूज कर रही है या फिर सामने वाले पार्टी को उसका पार्ट परफॉर्म करने नहीं दे रही है, हाँ, देन वो प्रॉमिसरी कॉन्ट्रैक्ट को क्या कर सकता है बोला, एंड कर सकता है। हाँ, द प्रॉमिसरी में पुट एन एंड टू द कॉन्ट्रैक्ट, ऑप्शन नंबर 1, या ऑप्शन नंबर 2 वो अपने वर्ड्स या एक्ट से कॉन्ट्रैक्ट कंटिन्यू रखने का सिग्नल दे सकता है वहां पे। हाँ, ही में सिग्निफाई बाय वर्ड और कंडक्ट हिज एक्विजिशंस मतलब परमिशन, हाँ, इन द कंटिन्यूअंस। हाँ, और इसका बेस्ट ऑफ एग्जांपल जो मॉड्यूल में दिया ना वो सबसे बेस्ट एग्जांपल है इसका। हाँ, एक सिंगर थी, हाँ, मैं कंसिडर कर रही हूँ यहाँ पे लेडी सिंगर है, वहां पे लेडी या मेल ऐसे कुछ दिया नहीं, बट जस्ट आई एम कंसिडरिंग दैट इट्स अ लेडी सिंगर। ओके, तो एक सिंगर है, उसने थिएटर मैनेजर के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया है। हाँ, व्हाट इज द कॉन्ट्रैक्ट विद द थिएटर मैनेजर? सी, टू सिंग फॉर द 2 नाइट इन एवरी वीक ड्यूरिंग द नेक्स्ट 2 मंथ, अगले 2 महीने में हर हफ्ते में, हाँ, 2 नाइट को क्या करना है उसको आके वहां पे गाना गाना है। हाँ, तो इन ऑल उसको कितने महीने के लिए बुक करके लिया हुआ फॉर 2 मंथ। हाँ, शी इज बीन एंगेज विद दिस पर्टिकुलर थिएटर मैनेजर। अब ना उसको पर नाइट कितना रुपए पे करना है, देखो 1 लाख रुपीज पर नाइट उसके परफॉर्मेंस के लिए उसको पे करना है। अब वो लेडी सिंगर 5 हफ्ते तो सॉरी 5 नाइट तो प्रॉपरली आ जाती है, लेकिन ऑन द 6th नाइट, हाँ, वो आती नहीं है। मतलब देखो 6 नाइट उसने क्या किया, ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट किया, ध्यान में आपको। हाँ, तो अब उस थिएटर मैनेजर को, हाँ, ऑप्शन है कि वो कॉन्ट्रैक्ट वहीं पे, आप 6 नाइट नहीं आए, मेरा इतना नुकसान हो गया, आई सफर्ड अ लॉट, हाँ, आई हैव टू बियर द अब्यूजिव लैंग्वेज ऑफ द पीपल एंड ऑल दैट एक्सेट्रा बोल के उसने उसको बहुत डांटा, हाँ, और बोल दिया कि बस कॉन्ट्रैक्ट ब्रीच हो गया। ठीक, तो उसको ऑप्शन है कि वो वहीं के वहीं कॉन्ट्रैक्ट क्या कर सकता है, वो लोग ब्रीच कर सकता है। या फिर आपको पता है, समझो वो सिंगर कोई एकदम फेमस सिंगर है, हाँ, तो वो ना थिएटर मैनेजर जो है उसको वो भी स्टिल ऑप्शन है, क्योंकि ठीक है वो एक नाइट नहीं आई लेकिन वो अगले नाइट भी आती है तो भी उसका पैसा वसूल हो जाता है, तो वो उसको क्या कर सकता है, इवन आगे आने के लिए भी कंटिन्यू बोल सकता है। हाँ, कि ठीक है आज आप नहीं आए, आगे आप क्या करो, कंटिन्यू आ जाओ वहां पे। तो अब लॉ देखो वापस एक बार, अगर वन ऑफ द पार्टी ब्रीच करती है कॉन्ट्रैक्ट को या अपना पार्ट परफॉर्म नहीं करती है, हाँ, तो सामने वाले पार्टी का ऑप्शन क्या रहेगा, प्रॉमिसरी को नंबर 1 टू टर्मिनेट द कॉन्ट्रैक्ट, थिएटर मैनेजर वही के वही कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट करके उससे अपने 6 नाइट के जो भी नुकसान हुआ है उसके डैमेजेस रिकवर कर लेगा। नंबर 2, टू इंडिकेट बाय द वर्ड और अ कंडक्ट दैट ही इज इंटरेस्टेड इन द कंटिन्यूअस। हाँ, वर्ड मतलब उसको बोल देगा कि ठीक है बाबा आप नहीं आए 6 नाइट, इट्स ओके, हाँ, फिर आप 7th नाइट आ जाओ करके। या फिर 7th नाइट को जब वो आती है ना उसको मना नहीं किया, मतलब इम्प्लाइडली हाँ कर दिया वहां पे, राइट, अपने कंडक्ट से उसको एक्विजिशंस दे दिया कि ओके यू कैन जॉइन मी इवन ऑन द 7th नाइट आल्सो। पर यहाँ पे इन बोथ केसेस एक पॉइंट याद रखना अच्छे से कि इन बोथ केसेस उसको एक ऑप्शन स्टिल रहता है डैमेजेस, क्योंकि 6 नाइट को तो उसका नुकसान हुआ है ना, ध्यान में आ रहा है ना, लोगों ने टिकट लिया होगा और अचानक से एक सिंगर नहीं आती है तो सोचो कितना बड़ा नुकसान हो गया होगा। तो स्टिल हाँ, वो अगर कॉन्ट्रैक्ट को कंटिन्यू भी रखता है या कॉन्ट्रैक्ट को ब्रीच भी करता है, दोनों में से कुछ भी करता है ना, तो भी स्टिल उसके पास एक ऑप्शन कंटिन्यू क्या रहेगा, ध्यान में आपको,
he can claim the damages for the 6 night non performance. हाँ 6 नाइट को जो नॉन परफॉर्मेंस हुआ था उसके लिए वो स्टिल क्या मांग सकता है, देन में damages मांग सकता है. ठीक, so that was the point. सेक्शन 39 हाँ क्या डिस्कस किया सेक्शन 39 में, इफेक्ट ऑफ द रिफ्यूजल ऑफ द पार्टी टू परफॉर्म द प्रॉमिस. ठीक, मुझे ना आपको अगला पॉइंट रीड आउट करने के पहले यहाँ पे छोटा सा ट्विस्ट टाइप पे पॉइंट है जो आगे जाके आएगा, लेकिन वो मुझे अभी भी नॉट क्लियर्ड या वेग फॉर्म में आपके सामने नहीं रखना है, इसलिए आपको 2 मिनट में जस्ट एक छोटा सा रेफरेंस देती हूँ जो आगे बाद में आ जाएगा. देखो अभी समझो वो सिंगर जो थी ना, वो सिंगर 6 नाइट को आई नहीं ना, तो समझो वो 6 नाइट को आई नहीं, इसकी वजह थी उसका ना शी वाज कमिंग टू द थिएटर हाँ, और उसका मेजर एक्सीडेंट हो गया था हाँ, और इसकी वजह से वो 6 नाइट नहीं आ पाई. तो यहाँ पे इसको हम ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट बोलेंगे क्या, ध्यान में लो, इट कैन बी कंसिडर्ड एज अ ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट. हाँ ये किस में जाएगा पता है आपको, थोड़ा थोड़ा वॉइड कॉन्ट्रैक्ट में जाएगा. ठीक, दोनों पार्टी की गलती नहीं थी, बट कुछ सर्कमस्टेंसेस ऐसे अराइज हो गए कि कॉन्ट्रैक्ट को परफॉर्म करना पॉसिबल नहीं हुआ, तो इसकी वजह से वो क्या हो गया, वहां पे कॉन्ट्रैक्ट डिस्चार्ज हो रहा है. तो थोड़ा थोड़ा किस में जाएगा बोलो, वो इम्पॉसिबिलिटी में जाएगा. हाँ इसको हम लोग ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट नहीं बोलेंगे. वो सिंगर का ना गला ही खराब हो गया, जस्ट शी वाज थिंकिंग टू कम टू द थिएटर और सडनली क्या हो गया, उसका मतलब कुछ उसको वायरल इन्फेक्शन हो गया या समथिंग, और अचानक से उसका गला क्या हो गया, वहां पे खराब हो गया. तो क्या वो सिंगर वहां पे ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के लिए लायबल होगी क्या, नहीं, क्योंकि कुछ ऐसे सर्कमस्टेंसेस अराइज हो गए ना कि सिचुएशन क्या होगी बोलो, उसके कंट्रोल के बियॉन्ड हो गई, तो इसकी वजह से क्या हो गया, वहां पे वो कॉन्ट्रैक्ट डिस्चार्ज हो रहा है. तो तब याद रखना, तब सिंगर डैमेजेस देने के लिए लायबल होगी क्या, तो तब सिंगर डैमेजेस देने के लिए लायबल नहीं होगी. बट यहाँ पे ऐसे कुछ नहीं दिया ना, सिंगर आई नहीं तो आई नहीं, इसका मतलब वो बिल्कुल ही नहीं आई है, तो इसका मतलब उसने क्या कर दिया बोलो, ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट कर दिया वहां पे. हाँ आगे जाके पॉइंट इम्पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस में आएगा, जो मैंने आपको अभी बताया कि वो बीमार पड़ गई या उसका एक्सीडेंट हो गया, हाँ ऐसे कुछ हो गया, तो फिर वो क्या होगी, वहां पे लायबल नहीं होगी फॉर ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट. हाँ आगे देखो, विल प्रोसीड फर्दर मोर. नाउ लायबिलिटी ऑफ द जॉइंट प्रॉमिसर and promise is the point we are going to discuss. Liability of the joint promisor and promisee. So next point is that one, liability of the joint promisor and the promisee. हाँ next point क्या डिस्कस कर रहे हैं हम लोग, ये भी हमने वैसे कल डिस्कस किया था, लेकिन थोड़ा डिस्टर्बेंस था इसकी वजह से वापस रिपीट ले रही हूँ. लायबिलिटी ऑफ द जॉइंट प्रॉमिसर एंड द प्रॉमिसी, बहुत सिंपल सादा पॉइंट है. हाँ देखो अपने लैंग्वेज में आपको पहले बता देती हूँ वहां पे फटाफट. ठीक, टू और मोर पार्टीज हाँ जब जॉइंट प्रॉमिस करते हैं हाँ, और जो भी वो 2 और मोर पार्टीज है, तो वो अपने लाइफ टाइम में उस कॉन्ट्रैक्ट को कैसे परफॉर्म करेंगे बोलो, जनरल रूल जॉइंटली. हाँ इफ 2 और मोर पर्सन्स मेड अ जॉइंट प्रॉमिस, ऑर्डिनरली ऑल ऑफ देम ड्यूरिंग देयर लाइफ टाइम मस्ट जॉइंटली फुलफिल द प्रॉमिस. प्रॉमिस कैसे फुलफिल करना पड़ेगा उनको, जॉइंटली. आफ्टर द डेथ ऑफ वन ऑफ देम, his legal representative jointly with the survivor or survivors should do so. याद है आपको बताया था, अगर समझो XYZ ने हाँ एक ए नाम के व्यक्ति से क्या किया, पैसे लिए हुए हैं. हाँ तो अगर तीनों है तो पेमेंट कैसे करेंगे बोलो, तीनों मिला के करेंगे, XYZ मिला के करेंगे. X की डेथ हो गई तो X का लीगल रिप्रेजेंटेटिव और Y और Z मिला के वो पेमेंट करेंगे. हाँ एंड ऑन द डेथ ऑफ लास्ट सर्वाइवर, मतलब if all of that 3 dies, then पेमेंट कौन करेगा बोलो, तीनों के लीगल रिप्रेजेंटेटिव वहां पे क्या करेंगे, पेमेंट करेंगे वहां पे. हाँ लेकिन हाँ लॉ है तो बिना लेकिन के कुछ नहीं है. देखो हाँ अगर समझो ये तीनों वॉलंटरली पेमेंट करने के लिए रेडी है, या तीनों के लीगल रिप्रेजेंटेटिव भी वॉलंटरली पेमेंट पे करने के लिए रेडी है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है. बट याद है आपको कल बताया था, इनमें से एक इंसॉल्वेंट हो गया हाँ, या इनमें से एक भाग गया, या इनमें से एक के पास कुछ पैसे ही देने के लिए नहीं है, तो फिर कैसे करना है. हाँ तीनों दे नहीं रहे ना, then in that what will be the situation, तब क्या करना है, ये क्वेश्चन मार्क कराइज होता है, राइट. हाँ तो इसका आंसर क्या है पता है आपको, आपका पार्टनरशिप एक्ट जो आपने जो भी स्मॉलर ट्रेलर फॉर्म में देखा है उसमें इसका आंसर आपको मिलता है. हाँ यू ऑल आर अवेयर अबाउट द लायबिलिटी ऑफ पार्टनर. पार्टनर की लायबिलिटी कैसी है बोलो, जॉइंट एंड सेवरल लायबिलिटीज देयर. हाँ इसका मतलब जॉइंट लायबिलिटी कब है, इफ दे आर रेडी टू पे, तीनों के तीनों पार्टनर पे करने के लिए रेडी है, पे कर रहे हैं. हाँ तो फिर लायबिलिटी कैसी होगी बोलो, जॉइंट लायबिलिटी होगी. हाँ
लेकिन वन ऑफ द पार्टनर बिकम इंसॉल्वेंट, अनेबल टू पे और रन अवे, व्हाटएवर इट मे बी, तो फिर इन दैट केस लायबिलिटी कैसी होगी? सेवरल, मतलब क्रेडिटर either he can file the suit on the A or B or C, or the creditor can take recovery of money from only A also, or only B also, or only C also, or even creditor can file the suit only on the B and C, releasing the A. तो वो creditor severally वो पैसे अपने क्या कर सकता है? रिकवर कर सकता है. So we will read out the law thereon. Law section 43 is the section thereon. What it is saying is that when two or more persons make a joint promise, two or more persons क्या करें? Joint promise करें. Promisee may, in the absence of express agreement to contrary, compel, यहाँ पे देखो, compel any one or more of the joint promiser, compel any one or more of the joint promiser to perform the whole promise. Entire promise वो एक promiser से भी क्या कर सकते हैं? परफॉर्म करके ले सकते हैं वहां पे. आपको बताया था, याद है मैंने वहां पे, if one of the joint promisor is made to perform the whole contract. अब ऐसे हो गया कि उनमें से एक कोई पूरा परफॉर्मेंस करने लगा दिया, तो वो एक क्या कर सकता है बताओ? वो एक वो पैसे क्या कर सकता है? बाद में जिसको छोड़ा है ना प्रोमिसर को, उससे वो पैसे क्या कर सकता है? बाद में रिकवर कर सकता है, कंट्रीब्यूशन लेगा. याद है कल बताया था कि देयर आर 3 पार्टनर A, B, C, and they have taken a loan from the D. The loan amount is the 60,000 rupees. Loan was taken by the A, B, C from the D. अब क्या हो गया? देखो वहां पे C ने D ने क्या किया? पूरी की पूरा अमाउंट 60,000 रुपीज का रिकवर करने के लिए सूट फाइल कर दी A पे अलोन. तो A ने वो 60,000 रुपीज पे कर दिए. अब A क्या करेगा बोलो? 20,000 रुपीज बाद में किससे रिकवर कर सकता है? बी और सी से कंट्रीब्यूशन रिकवर करेगा वहां पे. और एक पॉइंट कल देखा था अगर आपको याद होगा तो, डिफॉल्टिंग प्रॉमिसर की लायबिलिटी के बारे में. मतलब सेम एग्जांपल में कंटिन्यू करते हैं. देयर आर 3 पार्टनर, ओके, बैक अगेन A, B, C, they have taken a loan from the D, same story. Now what happened in this example? 60,000 rupees was taken as a loan from by ABC from the D. इसमें से C जो है ना वो हो गया इंसॉल्वेंट. C क्या हो गया? इंसॉल्वेंट. और उसके एसेट्स ही नहीं है, एसेट्स इतने कम है और लायबिलिटीज इतने ज्यादा है कि उससे कुछ रिकवर करना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है. तो इस स्टोरी से कौन बाहर चला गया बोलो? C स्टोरी से बाहर ही चला गया. तो यहाँ पे D ने वापस सेम सूट किस पे फाइल कर दी? A पे फाइल कर दी. और वो पूरे पैसे किससे रिकवर किए? 60,000 रुपीज A से. अब देखो यहाँ पे A B से कितने पैसे रिकवर कर सकता है? क्वेश्चन मार्क. A B से कितने पैसे रिकवर कर सकता है? क्वेश्चन मार्क. तो B के खुद के हिस्से के कितने रुपए लेगा? 20,000 रुपए. ठीक है, 20,000 रुपीज फ्रॉम द शेयर ऑफ द B ओन. एंड C जो डिफॉल्टिंग पार्टनर है ना, उस डिफॉल्टिंग पार्टनर का 20,000 था, तो उसका 20,000 रुपीज लॉस इन दोनों को इक्वल शेयर करना पड़ेगा. तो व्हाट द A कैन डू इज दैट वन, A कैन रिकवर फ्रॉम द B रुपीज 30,000. A B से कितने रुपए रिकवर करेगा बोलो? 30,000 रुपए A B से क्या करेगा? रिकवर करेगा. क्यों ध्यान में? B के खुद के हिस्से के 20,000 और C का जो इक्वल डिफॉल्टिंग डिफिशिएंसी है वो कितने अमाउंट की होगी? वहां पे 10,000 रुपीज विल बी देयर. सो इन ऑल A B से कितने रुपए रिकवर करेगा? 30,000 रुपीज विल द अमाउंट व्हिच A विल रिकवर फ्रॉम द B. व्हाट द पॉइंट? देन नेक्स्ट वन देखो क्या गया वहां पे. थोड़ा सा लीगल लैंग्वेज में बस बात कर लेते हैं एक बार और आगे प्रोसीड करते हैं. If any one of the 2 or more joint promisor make a default in contribution, the remaining joint promisor must bear the loss. Remaining joint promisor को defaulting promisor का loss bear करना पड़ेगा arising out of such a default. लेकिन भूलो मत equal share, क्योंकि ना बेसिकली क्या होता है पता है? बेसिकली कॉमर्स के जो स्टूडेंट होते हैं ना, उनको एक पता होता है कि प्रॉफिट शेयरिंग जो रेशियो होता है, उस प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में क्या करना होता है? लॉस भी बियर करना होता है. लेकिन वो रूल यहाँ पे एप्लीकेबल नहीं होता. जब कोई पार्टनर या प्रॉमिसर डिफॉल्ट कर देता है ना, तो डिफॉल्टिंग पार्टनर का जो लॉस है वो लॉस कैसे शेयर करना पड़ेगा? इक्वल प्रोपोर्शन में, प्रॉफिट शेयरिंग प्रोपोर्शन में नहीं. डिफॉल्टिंग पार्टनर या प्रॉमिसर का लॉस जो भी होगा वो कैसे शेयर करना पड़ेगा?
इक्वल प्रोपोर्शन में शेयर करना पड़ेगा। ये इतना रूल एक्स्ट्रा के लिए याद रखना। हाँ, देन आगे देखो नेक्स्ट वन क्या आ रहा है वहां पे। हाँ, पॉइंट वी विल डिस्कस इफेक्ट ऑफ द रिलीज ऑफ वन ऑफ द जॉइंट प्रोमिसर। हाँ, अगर एक जॉइंट प्रोमिसर को छोड़ दिया तो क्या बाकी जॉइंट प्रोमिसर छूट जाते हैं क्या वहां पे? जस्ट अभी अभी देखा हुआ पॉइंट है। हाँ, अब वो सी क्या हो गया, बोलो इंसॉल्वेंट हो गया, राइट? तो डी ने क्या कर दिया वहां पे, सी को छोड़ ही दिया। इसका मतलब क्या लाइबिलिटी से ए और बी रिलीज हो जाएंगे क्या? नहीं। हाँ, ए और बी रिलीज नहीं हो जाएंगे। और इवन याद रखो ए अलोन से वो पैसे रिकवर कर दिए तो वो बी भी ए के लिए छूटता नहीं है। हाँ, ए कैन स्टिल रिकवर दैट अमाउंट फ्रॉम द बी। ए बाद में वो पैसे भले ही सी ने सूट फाइल करके एंटायर अमाउंट किससे रिकवर कर ली, ए से, स्टिल हाँ ए वो बाद में पैसे किससे रिकवर कर सकता है, बी से। अब सी से तो नहीं कर सकता ना, सी तो हो गया इंसॉल्वेंट, है ही नहीं कुछ उसके पास, तो सी तो छूट गया वहां पे। बट स्टिल वो पैसे किससे रिकवर कर सकता है वहां पे, ए से, ए बी से पैसे बाद में रिकवर कर सकता है। हाँ, देखो मॉड्यूल में जाते हैं। where two or more persons made the joint promise। हाँ, एक को अगर छोड़ दिया, सी तो पिक्चर से ही चला गया। हाँ, बचा कौन, बी। फिर भी डी ने बी पे सूट ही नहीं फाइल की, बी को रिलीज कर दिया। हाँ, डी ने डायरेक्ट सूट किस पे फाइल कर दी, ओनली ए पे। रिलीज ऑफ वन ऑफ द जॉइंट प्रोमिसर बाय द प्रोमिसी डज नॉट डिस्चार्ज द अदर जॉइंट प्रोमिसर और प्रोमिसर्स। हाँ, अगर बी को छोड़ा इसका मतलब ए रिलीज हो गया क्या, नहीं। हाँ, ए इज नॉट रिलीज, ए विल बी लायबल टू पे द एंटायर अमाउंट टू द डी एंड इवन B is not released to A। बाद में A contribution recover कर सकता है B से। हाँ, neither does the it free the joint promises so released from the responsibility to the other joint promisor or promisers। जिसको रिलीज किया है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी खत्म नहीं होती है, वो अदर प्रोमिसर को लायबल होगा। मतलब B जिसको रिलीज किया है वो स्टिल किसको लायबल होगा, बोलो A को वहां पे लायबल होगा। हाँ, एग्जाम्पल देखो अब इसका, A, B, C jointly promised to pay rupees 9 lakh to the D। हाँ, अमाउंट चेंज हो गई है बस। A, B, C तीनों ने मिला के जॉइंटली कितने रुपए अमाउंट पे करने के लिए एग्री किया था, 9 लाख रुपीस की अमाउंट पे करने के लिए एग्री किया था। हाँ, नाउ D released A from the liability। D ने किसको छोड़ दिया, इस एग्जांपल में थोड़ा अलग है। D ने किसको छोड़ दिया, बोलो अकेले को छोड़ दिया D ने वहां पे। किसको रिलीज कर दिया डी ने, सी वहां पे। हाँ, डी रिलीज ए फ्रॉम द लायबिलिटी। तो इसका मतलब देखो इन दिस केस रिलीज ऑफ ए डज नॉट डिस्चार्ज द बी एंड सी। ए को छोड़ा इसका मतलब बी और सी डिस्चार्ज होंगे क्या वहां पे, तो नो, बी एंड सी आर नॉट गोइंग टू बी डिस्चार्ज। दे रिमेन लायबल टू पे द एंटायर अमाउंट ऑफ 9 लाख टू द डी। इसका मतलब ध्यान में आ रहा है आपको, वो दोनों मिला के पूरी 9 लाख रुपीस की अमाउंट किसको पे करेंगे वहां पे, डी को पे करेंगे। कौन दोनों, बी और सी वहां पे। हाँ, नाउ देखो क्या गया, एंड दो ए इज नॉट लायबल टू पे दिस अमाउंट टू द डी बट ही रिमेन लायबल टू पे डी एंड सी। हाँ, ही इज लायबल टू मेक द कंट्रीब्यूशन टू द अदर जॉइंट प्रोमिसर। मतलब देखो अभी स्टोरी आपको बताती हूँ, थोड़ा प्रॉपर कैलकुलेशन करते हैं, अमाउंट के साथ में प्रॉपर कैलकुलेशन करते हैं ताकि आपको और क्लियर हो जाएगा वहां पे। लेट्स सी, देखो एग्जांपल क्या बता रहा है, ए बी सी ने हाँ डी से कितने रुपए लिए, 9 लाख रुपीस लिए। हाँ, डी ने ए को छोड़ दिया, डी को ध्यान में आया कि अभी ए के पास कुछ नहीं है तो फायदा भी नहीं है सूट ए पे फाइल करके, तो डी ने सूट किस पे फाइल कर दी, बी और सी पे। तो बी वाज एंड सी वाज नॉट लायबल टू पे द एंटायर अमाउंट टू द डी। तो इसका मतलब क्या हो गया होगा, बोले इस एग्जांपल में 4.5 लाख रुपए बी ने दिए, 4.5 लाख रुपए सी ने दिए। हाँ, और डी को वो एंटायर अमाउंट वहां पे पे आउट कर दी। तो इसका मतलब 3 लाख रुपए नुकसान किसको उठाना पड़ा है, ध्यान में आ रहा है आपको, मिक्स बी और सी को वहां पे 3 लाख रुपए का नुकसान उठाना पड़ा, किसका, ए के हिस्से का। हाँ, तो क्या यहाँ पे क्वेश्चन मार्क है, ए छूट गया, ए इज नॉट लायबल एट ऑल। हाँ, द लॉस इज नो, ए इज लायबल टू पे द कंट्रीब्यूशन टू द बी एंड सी आफ्टरवर्ड्स। हाँ, बाद में बी एंड सी को पूरा राइट है कि वो बी एंड सी ए से कंट्रीब्यूशन रिकवर कर सकते हैं। इसका मतलब कि 1.5 लाख रुपए बी ए से रिकवर करेगा और 1.5 लाख रुपए सी ए से क्या करेगा, वहां पे रिकवर करेगा। व्हाट द पॉइंट, सो दैट इज द पॉइंट। हाँ, कि अगर वन ऑफ द जॉइंट प्रोमिसर को छोड़ दिया इसका मतलब बाकी छूट जाते क्या, नहीं, और जिसको छोड़ा है वो भी छूटा क्या, नहीं। हाँ, बाकी जॉइंट प्रोमिसर उससे कंट्रीब्यूशन बाद में क्या कर सकते हैं, रिकवर कर सकते हैं। ठीक है, द नेक्स्ट पॉइंट आता है अभी राइट्स ऑफ द जॉइंट प्रोमिसेस। उल्टा लेना है अब हमें यहाँ पे। आप बोलोगे उल्टा लेना है मतलब क्या, बहुत इजी पॉइंट है। हाँ, अब तक के एग्जांपल में क्या था, बोलो
ए बी सी ने मिला के डी से लोन लिया था और वो जॉइंटली पे करने के लिए लायबल है, राइट। इसका मतलब उनकी लायबिलिटी जॉइंट प्रोमिसर्स की लायबिलिटी हमने डिस्कस की थी, और अब हमें क्या करना है पता है आपको, जॉइंट प्रोमिसी की लायबिलिटी डिस्कस करनी है। मतलब से फॉर एग्जांपल एग्जैक्टली उल्टा है यहाँ पे, हाँ ए बी सी से उल्टा एग्जैक्टली यहाँ पे, हाँ ए बी और सी ने, हाँ हमने क्या एग्जांपल लिया था, डी से लोन लिया हुआ है। अब उल्टा है, डी ने ए बी सी से लोन लिया है और प्रॉमिस किया है कि आपका लोन हम लोग पे कर देंगे। ध्यान में आ रहा है क्या बताया आपको, डी ने किससे लोन लिया है, ए बी सी से, और डी ने प्रॉमिस किया है कि भाई ए बी सी मैं आपके लिए हुए 9 लाख रुपए आपको पे कर दूंगा। हाँ तो यहाँ पे क्या हो गया बोलो, प्रॉमिसी जॉइंट है ना, ऊपर के एग्जांपल में प्रॉमिसर जॉइंट थे, ए बी सी ने लोन लिया था और डी को पे करने वाले थे, इसका मतलब प्रॉमिसर कौन था, एबीसी प्रॉमिसर थे। और अब उल्टा है यहाँ पे, उल्टा इन द सेंस क्या आ जाएगा वहां पे, देखो यहाँ पे डी हैज टेकन द लोन फ्रॉम द एबीसी, डी ने लोन लिया है और वो डी ने लोन किससे लिया हुआ है, एबीसी से डी ने लोन लिया हुआ है वहां पे। तो सेम रूल वहां पे एप्लीकेबल होता है। अगर समझो तीनों प्रोमिसेस हैं तो डी वो पैसे किसको कर देगा पे, बोलो जॉइंटली टू द ऑल 3 प्रोमिसेस, और तीनों प्रोमिस में से किसी एक प्रोमिस की डेथ हो गई तो डी क्या करेगा बोलो, A1 ए मरा है समझो, तो A1 बी और सी तीनों को मिला के वो पेमेंट कर देगा वहां पे। तीनों के तीनों प्रोमिस ही मर गए समझो, हाँ तो पेमेंट किसको किया जाएगा बोलो, इफ ऑल ऑफ 3 प्रोमिसेस डाइज तो पेमेंट किसको किया जाएगा, तीनों के लीगल रिप्रेजेंटेटिव को। तो सेम रूल जो हमने जॉइंट प्रोमिसर के लिए देखा था ना, वही रूल किसके लिए एप्लीकेबल होता है बोलो, जॉइंट प्रोमिसी के लिए भी एप्लीकेबल होता है वहां पे। हाँ ध्यान में रहा है, सेम रूल जो जॉइंट प्रोमिसर को एप्लीकेबल होता है वही किसको एप्लीकेबल होता है, जॉइंट प्रोमिसेस को भी एप्लीकेबल वहां पे हो जाता है। तो D has taken a loan from the A, B, C. So this D, who is the promisor, will pay a payment jointly to the 3 joint promises. If any one of them dies, then to the legal representative of that person and remaining 2 promisee, D will make a payment. If all of the 3 promisee dies, then D will make a payment to all of the 3 promisees legal representative. So जो same rule joint promisor को था ना, वही किसको एप्लीकेबल होगा बोलो, जॉइंट प्रोमिसी को। लॉ देखो, लॉ की लैंग्वेज रीड करते हैं, when a person made a promise to 2 or more persons jointly, एक पर्सन 2 or more persons को jointly promise करता है, हाँ, then unless contrary intention appear, the right to claim the performance claim करने का right, हाँ, rest किसके बीच में देखो, during their joint lives on all of them, अगर तीनों जिंदा है तो पैसे कौन रिकवर करेगा बोलो, तीनों मिला के रिकवर कर देंगे। आफ्टर द डेथ ऑफ वन ऑफ देम, अगर उनमें से एक की डेथ हो गई तो रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द डिसीज्ड पर्सन, डिसीज्ड मतलब डेड, हाँ, जॉइंटली विद द अदर सर्वाइवर विल रिकवर द मनी। एंड आफ्टर द डेथ ऑफ लास्ट 2 सर्वाइवर, सबके सब मर गए तो विद द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ ऑल जॉइंटली, तो उसके तीनों के जॉइंट रिप्रेजेंटेटिव डी से पैसे क्या करेंगे, रिकवर करेंगे। तो सेम रूल जो प्रोमिसर को था, कॉपी पेस्ट प्रोमिसी को है, बस ऊपर वाले एग्जांपल में क्या था, ए बी सी ने डी से लोन लिया था और प्रॉमिस किया था कि पे करूंगा, तो ऊपर वाले एग्जांपल में ए बी सी क्या थे, जॉइंट प्रोमिसर थे, और अब यहाँ पे उल्टा है, डी ने लोन लिया है और वो लोन किससे लिया हुआ है, एबीसी से, और उस एबीसी को प्रॉमिस किया है कि आई विल पे योर लोन, हाँ, तो वो क्या हो गया बोलो, यहाँ पे ABC become the joint promise in this particular example. That's it. बाकी रूल क्या है वहाँ पे, exactly same as it is रूल है जो ऊपर था, हाँ। तो one more point we have finished. Joint promiser performance कैसे करेंगे, joint promisee performance कैसे करेंगे, वो हमने क्या किया, डिस्कस किया। Now the fresh point we are going to discuss.